मेरा नाम खुशी है। मम्मी पापा ने भी मेरा नाम खुशी को सोचकर ही रखा होगा, क्योंकि मेरे जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी। हम लोग बहुत ही अमीर थे। मेरे घर में किसी चीज की कोई भी कमी नहीं थी, क्योंकि मेरे पापा गांव के जमींदार थे और हमारा खुद का कारोबार भी था, जिस कारण हमारे घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। मैं 5 भाइयों की इकलौती बहन थी। मेरे 3 भाई विदेश में रहते और 2 भाई गांव में ही रहकर बिजनेस संभालते थे। कुछ दिन पहले ही मेरे मम्मी पापा का एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। अचानक जीवन में आए इस हादसे में बुरी तरह टूट चुकी थी और हमेशा अपने मम्मी पापा को याद करते रहती थी। परंतु भैया ने मुझे कभी भी मम्मी पापा का याद नहीं आने दिया और वो मेरी हर ख्वाहिश को हर हाल में सबसे पहले पूरा करते थे। बचपन से ही मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता था, इसलिए मैं घर पे ही रहा करती थी। मैंने +2 तक की पढ़ाई की थी। भैया बोले कि आगे की पढ़ाई तुम अपनी मर्जी से जिस कॉलेज से चाहो कर सकती हो। परंतु मेरा मन पढ़ाई में न लगने के कारण मैंने भैया को कहा कि मैं घर पर ही रहती हूँ। एक दिन मैंने भैया को कहा, भैया मुझे भी मोबाइल फोन चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा था मोबाइल फोन चलाते हुए। हमारे आस पड़ोस में सभी लोगों के पास मोबाइल फोन था और मेरी सहेली के पास भी फोन था, परंतु मेरे पास नहीं था और मैं सारा दिन घर पर बैठे बैठे बोर हो जाती थी। इसलिए मुझे लगा कि अगर मेरे पास भी मोबाइल फोन रहेगा तो मेरा भी मन लगा रहेगा, क्योंकि घर के काम करने के लिए तो ढेर सारे नौकर चाकर थे। मेरे भाभी बहुत अच्छी थी, वो भी मुझे हमेशा अपनी माँ जैसे ही प्यार करती थी। भैया ने तुरंत ही मुझे एक बढ़िया से स्मार्टफोन खरीद कर दे दिया। अब मैं वो फोन लेके बहुत ही खुश थी। उस फोन पर मैंने अपना एक अकाउंट भी बना लिया था। अब मैं दिन भर तरह तरह का अपना फोटो सोशल मीडिया पर डाला करती थी। मेरी जिंदगी बहुत ही अच्छी खुशी खुशी गुजर रही थी। जब से मैं सोशल मीडिया पर अपने फोटो अपलोड करती तो बहुत सारे कमेंट्स और लाइक आने लगे थे। बहुत सारे लोग मुझे बहुत ज्यादा पसंद करने लगे थे। एक दिन सोशल मीडिया पर मेरी बात रितेश नाम के लड़के से हुई। वो लड़का बहुत ही ज्यादा समझदार था। उसने मुझे समझाया कि तुम अपनी फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड मत किया करो, लोग लड़कियों की फोटो को गलत फायदा उठा लेते हैं। और फिर मैंने तभी अपने सारे फोटो सोशल मीडिया से डिलीट कर दिया। मुझे उससे बातें करने अच्छा लगने लगा और फिर धीरे धीरे मेरी दोस्ती रितेश से बढ़ने लगी। मैं अपना दिल की बात उससे कहती थी और वह भी मुझे अपने बारे में बताता रहता था। और फिर हम दोनों की दोस्ती देखते ही देखते कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। मैं रोजाना रितेश से फोन पर बात किया करती थी और मेरी उससे चैटिंग भी होती थी। मैं गांव की रहने वाली सीधी साधी लड़की थी। मुझे छल कपट करना बिल्कुल भी नहीं आता था। जो भी मेरे मन में बात रहती थी मैं रितेश को बता दिया करती थी। और रितेश शहर का रहने वाला लड़का था। वह बहुत ही समझदार और होशियार था और अब भी मुझसे बहुत ही प्यार करने लगा था। हमारे दिन यूं ही गुजर रहे थे, परंतु अचानक से एक दिन मुझे पता चला कि मेरे भैया ने गांव के डॉक्टर के साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया है और अब जल्दी ही मेरी शादी करना चाहते थे। लेकिन मैं तो रितेश से प्यार करती थी, फिर मैं किसी और से शादी कैसे कर सकती थी। मैं रितेश को अपना सब कुछ मान चुकी थी। अब मैं उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मैंने अपने भाभी को अपने प्यार के बारे में बता दिया और यह भी बता दिया कि मेरी बातचीत रितेश से किस तरह से शुरू हुई थी। भाभी ने जब भैया को बताया कि खुशी किसी लड़के से प्यार करती है, उस लड़के से जान पहचान और बातचीत सोशल मीडिया पर हुई, तो भैया ने मेरे हाथ से स्मार्टफोन छीन लिया और उसका सिम तोड़ दिया। उनका कहना था इस लड़के से बातचीत करना बंद कर दो। ऐसे लोगों की बातों में ने लोग हमेशा धोखा देते हैं। सोशल मीडिया पर रहने वाले ज्यादा लड़के लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उन्हें धोखा देते हैं, लेकिन रितेश ऐसा लड़का नहीं था। मैंने अपने भैया को बहुत यकीन दिलाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। भैया चाहते थे कि मैं रितेश को भूल जाऊं और उस डॉक्टर से शादी कर लूं जिसे मेरे भाइयों ने पसंद किया था। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं रितेश को दिलो जान से प्यार करती थी। मेरे लिए उसको भूलना असंभव था। जब मैंने इस बारे में रितेश को बताया तो उसने मुझसे कहा, तुम अपने घर से भाग जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें किसी और का होता हुआ नहीं देख सकता। भैया ने भी अपनी तरफ से मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने भैया की एक ना सुनी। और एक दिन रात के अंधेरे में मैं अपने घर से भागकर रितेश के बताए हुए पते पर चली गई।
मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी क्योंकि मैंने पहली बार रितेश को देखा था। इससे पहले मैंने कभी भी रितेश को नहीं देखा था, केवल उससे बातें ही होती थी। रितेश भी मुझे देखते ही बहुत खुश हो गया था। उसके परिवार में कोई नहीं था क्योंकि उसके मम्मी पापा की भी मृत्यु बचपन में ही हो गई थी और वह अनाथ आश्रम में रहता था। परंतु अपने काबिलियत के बल पर उसने पढ़ाई की और अब एक अच्छा खासा जॉब कर रहा था। रितेश ने मुझे अपने साथ रख लिया। उसका 1 BHK फ्लैट था, परंतु उसने बहुत ही अच्छे तरीके से सजा कर रखा हुआ था। वह किराए के मकान में रहता था। हम दोनों ने दूसरे दिन ही कोर्ट में जाकर कोर्ट मैरिज कर ली और अब हम दोनों पति पत्नी बनकर रहने लगे। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह बहुत मेहनती था और अपना काम बहुत मेहनत से करता था। मैं उसके साथ जिंदगी गुजार कर बहुत खुश थी। मुझे ऐसा लगता था कि जीवन भर की खुशियां अब मेरी झोली में आ गई है। मैं सोचते रहती थी कि मैं अपने घर से भाग आई हूँ और जरूर मेरे भैया मुझे ढूंढने की कोशिश करते होंगे, परंतु मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था क्योंकि अब हम पति पत्नी थे। मैंने कोर्ट मैरिज और मंदिर में भी शादी कर ली थी। मैं अपने पति के साथ बहुत ज्यादा खुश थी। अगर मैं अपने घर छोड़कर नहीं आती तो मेरे भैया मेरी शादी कहीं और कर देते और मैं रितेश से अलग होना नहीं चाहती थी। मुझे रितेश से इतना ज्यादा प्यार हो गया था, मैं उसके प्यार की दीवानी हो गई थी। वह मेरी छोटी से छोटी जरूरतों को पूरा किया करता था और उसे भी एहसास था कि मैं उसी के खातिर अपना सब कुछ छोड़कर आई हूँ। अपनी जिंदगी का यह फैसला करके कभी भी मैं नहीं पछताई थी, लेकिन एक दिन मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ जो शायद कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरी खुशियों को अचानक ही किसी की नजर लग गई। सुबह ऑफिस के लिए रितेश घर से निकले थे। मैं भी घर का सारा काम करके आराम कर रही थी कि अचानक इस समय मेरे फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया और फिर मैंने जैसे ही उससे बात की, उसने मुझे बताया आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनना था कि मेरे तो पैरों तले जमीन निकल गई। मैं भागते हुए अस्पताल गई तो मैंने देखा कि मेरे पति की मौत एक गाड़ी से धक्का लगने के कारण हो चुकी है और उसका चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा था। फिर भी उसके कपड़े से मैं उसे पहचान लिया। मेरे पति की जान चली गई थी। इसका मतलब मेरी तो सारी जिंदगी उजड़ गई थी, जिसके खातिर मैं गांव से शहर आई थी। आज वह मुझे इस दुनिया में छोड़कर चला गया था। रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था और मेरे आंखों के आगे केवल अंधेरा छा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद अस्पताल की फॉर्मेलिटीज करने के बाद मैंने अपने पति का अंतिम संस्कार कर दिया। मेरे पति इस दुनिया में कोई नहीं था और मेरा भी इस दुनिया में मेरे पति के अलावा कोई नहीं था, क्योंकि जिस दिन मैं घर छोड़कर आई थी उसी दिन भैया ने मुझे मरा समझकर मुझे सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए थे। अब मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। अब मैं अपनी जिंदगी कैसे काटती। मैं तो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है और मेरी दुनिया एक पल में उजड़ सकती है। मेरी सारी आईडी वगैरह सब मेरे भैया के घर पर मौजूद थी। मैं तो कोई छोटी मोटी नौकरी भी नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरे पास मेरी अपनी पहचान के लिए कोई पहचान पत्र नहीं था। क्योंकि अभी मेरी शादी को सिर्फ 2 ही महीने गुजरे थे। रितेश के मरने बाद मैंने अपने भैया से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे साफ कर दिया, तुम हमारे लिए मर चुकी हो और वापस कभी हमारे घर आने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। हमारे सारे गांव में भी यह खबर फैला दी है, एक हादसे में तुम्हारी मौत हो चुकी है। यहाँ तक कि हमने किसी की झूठी लाश लाकर गांव वालों को दिखाकर उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया है, क्योंकि तुमने घर से भागकर हमारे बाप दादा की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। वैसे तो मुझे पता था कि अपने भैया से मुझे यही जवाब मिलेगा, लेकिन अब मैं अपने आगे की जिंदगी कैसे गुजारती। मुझ पर तो परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा था। अब रितेश को मरे हुए 1 महीना हो चुका था। कुछ दिनों तक तो आस पड़ोस के लोगों ने मेरी मदद की, लेकिन कोई किसी की कब तक मदद कर सकता है। अब तक मैं घर का कोई न कोई चीज बेचकर अपना गुजारा कर रही थी, लेकिन मकान मालकिन को किराया न देने की वजह से उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। अब मेरे पास न रहने के लिए और न ही खाने पीने के लिए कुछ बचा था। मैं बहुत ज्यादा परेशान होने लगी थी। यहाँ तक कि मेरी जिंदगी के इतने बुरे दिन आ गए कि मैंने सड़कों पर भीख मांगना शुरू कर दिया। कोई मुझे खाना दे देता तो मैं खा लिया करती थी, वरना भूखी ही रहती थी। जिंदगी बद से भी बदतर होती चली जा रही थी। एक दिन मैं सड़क के किनारे भीख मांग रही थी क्योंकि मेरे पास रहने के लिए भी कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए मैं सड़क पर बैठकर अपना दिन और रात गुजारा करती थी। एक दिन एक आदमी गाड़ी से उतरा और मुझे भीख देने के लिए अपने पर्स से पैसे निकालने लगा। वह आदमी देखने में बहुत ही सज्जन लग रहा था।
मैंने उस आदमी के पैर पकड़ लिए और कहने लगी, साहब मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ और मेरे पास रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है। जहाँ पर मैं रहती थी वहां पर मकान मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया क्योंकि मैं किराया नहीं दे पा रही थी। फिर मैं यहाँ रोड किनारे बैठकर रूखी सूखी खाकर अपना गुजारा कर रही हूँ। अब तो वह रूखी सूखी रोटी भी खत्म हो गई है। प्लीज साहब मुझे कुछ खाने के लिए दे दो वरना मैं भूखी मर जाऊंगी। उस आदमी ने मुझसे कहा, क्या तुम मेरे घर चल सकती हो? यह सुनकर मुझे हैरत हुई। फिर उसने मुझसे कहा कि मेरी भी मजबूरी है, मेरी पत्नी मर चुकी है और मैं चाहता हूँ तुम मेरे बच्चे की परवरिश करो। मेरा एक बेटा है जिसकी उम्र 4 साल है। अगर तुम उसकी परवरिश कर सकती हो, मैं तुम्हें अपने घर में रहने और खाने पीने सभी कुछ दूंगा। तुम्हारी जिंदगी भी संवर जाएगी। वैसे भी मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। अब मैं दर दर की ठोकरें खा रही थी। कोई मुझे खाना खिला देता तो खा लेती, अगर कोई मुझे खाना नहीं देता मैं भूखी रहती थी। यही सब सोचते हुए मैं उस आदमी के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। वैसे भी मुझे उस टाइम खाने के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने हाँ कहकर फौरन उस आदमी के साथ उनके घर चली गई। जब मैं उसके घर पहुंची तो मैंने देखा उसका घर बहुत ही बड़ा और सुंदर था। वो बहुत ही अमीर आदमी था। उसके घर में उसके अलावा कोई नहीं था, केवल एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र 4 साल थी। उस आदमी ने मुझे खाना दिया और कहने लगा, आराम से पेट भर के खाना खा लो। मैंने पेट भरकर खाना खाया। उस आदमी को भी मुझे देखकर एहसास हो गया था कि मैं बहुत ज्यादा भूखी हूँ, इसलिए उसने मुझसे कोई भी सवाल नहीं किया। खाना खाने के बाद उसने पूछा, अब बताओ कि तुम कौन हो? मेरी आंखों के सामने मेरा बीता हुआ कल घूम रहा था। मैं सोच रही थी कि मैं किस तरह इस आदमी को अपने बीते हुए कल के बारे में बताऊं और कैसे बताऊं कि मैं कौन हूँ। फिर उस आदमी ने कहा, तुम मुझे अपने बारे में बता दोगी तो मैं तुम्हारे लिए रहने का बंदोबस्त भी कर दूंगा और तुम इस घर में आराम से रह सकती हो। यहाँ पर तुम्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। इस घर में मैं अकेला ही रहता हूँ और सिर्फ मेरे बेटा रहता है, बाकी कोई नहीं रहता। घर में काम करने के लिए नौकर भी लगे हुए थे। मैंने उसे बताया कि मेरा नाम खुशी है और मैं बहुत अमीर परिवार की बेटी थी। मेरे 5 भाई है, मैं अपने 5 भाइयों की अकलौती बहन थी। सोशल मीडिया पर मुझे एक लड़की से प्यार हो गया था। उसी की खातिर मैं अपना गांव छोड़कर यहाँ पर आ गई थी। यहाँ पर आने के बाद मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। फिर एक दिन एक एक्सीडेंट में मेरी पति की मौत हो गई और मेरे ऊपर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा और मेरी मजबूरियों ने मुझे सड़क के किनारे भीख मांगने पे मजबूर कर दिया। 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया था, इसलिए आपके पैरों पे गिरकर आपसे खाने की भीख मांग रही थी। अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो मैं भूख से मर जाती। उस आदमी ने कहा, तुम मेरी बहन की तरह हो और अब मेरे घर में आराम से रह सकती हो, लेकिन इसके बदले मेरे बेटे की अच्छी तरह से परवरिश करनी होगी। मेरी पत्नी मर चुकी है, इसलिए मेरे बेटे की परवरिश नहीं हो पा रही है। मुझे एक ऐसी लड़की की जरूरत थी जो मेरे बेटे की माँ बनकर उसे पाल सके। उन्हें बहुत अपने बेटे से मिलवाया और कहने लगा, यह मेरा बेटा है और इसका नाम आंसू है। इसके पैदा होने के बाद ही इसकी माँ इसको छोड़कर चली गई। मैं उस आदमी के बेटे को गोद में लिया और प्यार करने लगी और कहने लगी, आज अगर मेरा बेटा होता वह भी इसके जैसा ही होता। शादी के 1 महीने बाद ही मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन मेरा मिसकैरेज हो गया था। इस वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपके बेटे को अपना बेटा समझकर ही परवरिश करूंगी। आंसू का ख्याल रखने में मुझे बहुत खुशी मिलती थी। मेरी जिम्मेदारियां सिर्फ इतनी थी, मुझे आंसू का ख्याल रखना था, टाइम से उसको खाना खिलाना, सुलाना और कपड़े वगैरह चेंज करवाना था। बाकी घर के हर काम को करने के लिए घर में नौकरानियां मौजूद थी। एक दिन मैं सुबह सोकर उठी तो मैंने देखा कि आंसू बिस्तर से गायब था। मैं उठकर बाहर गई। मैंने सारे घर में आंसू को खोजा, परंतु वह मुझे कहीं नहीं मिला। फिर मैंने साहब को पूछा कि आंसू पता नहीं कहाँ चला गया है, वो अपने बिस्तर पर नहीं है। तब साहब ने मुझे बताया कि शाम तक वह घर वापस आ जाएगा। मैंने साहब से कई बार पूछा आखिर वह कहाँ गया है और शाम तक वह कहाँ रहेगा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। वो घर के मालिक थे, इसलिए मैं ज्यादा जिद भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि आज अगर वो मुझे घर से निकाल देते तो फिर मैं कहाँ जाती। अब तो रोज सुबह आंसू कहीं चला जाता और शाम को समय से पहले वापस चला आता था। मैं जब भी साहब को आंसू के बारे में पूछती तो साहब मुझे कोई जवाब नहीं देते थे और कहते थे कि तुम इस मामले से दूर रहो,
तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि तुम्हें ज्यादा जानने की कोशिश नहीं करनी है। वो कहाँ है और कहाँ पर जाता है, इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा काम सिर्फ बच्चों की देखभाल करना है और उसकी अच्छी परवरिश करना है। जो काम तुम्हें दिया गया है तुम बस वही करो। उसके बाद मैंने उनसे पूछना ही छोड़ दिया था। एक बार मैं आंसू के साथ सो रही थी तो आधी रात को मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि वह बिस्तर पर मौजूद था। और फिर जब मेरी सुबह आंखें खुली तो वह रोज की तरह ही बिस्तर से गायब था। मैं उसे खोजते हुए बाहर आई तो मैंने देखा कि साहब किसी से फोन पर बातें कर रहे थे और उनकी पीठ मेरी तरफ थी। उन्हें एहसास नहीं हुआ कि मैं उनके पीछे खड़ी हूँ। वो फोन पर बात करने में बिजी थे। मैं उनकी बात ज्यादा तो नहीं सुन पाई, परंतु उनके बोलने और तौर तरीके से मुझे उनसे डर लगने लगा। फिर मैं चुपचाप अपने कमरे में वापस चली आई। इससे पहले मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि साहब आखिर क्या काम करते हैं। मुझे तो सिर्फ अपना काम करने से ही मतलब था। मुझे तो इस घर में हर चीज मिल रही थी, इसलिए मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। लेकिन एक दिन वहां पर काम करने वाली नौकरानियों से मैंने साहब के बारे में पूछना शुरू किया कि आखिर वो क्या काम करते हैं। वहां की एक नौकरानी ने मुझे बताया कि साहब पुलिस इंस्पेक्टर है। यह सुनना था कि मैं हैरान रह गई। मतलब कि मैं अभी तक जहाँ पर रह रही थी वह एक पुलिस वाले का घर था। फिर मैं नौकरानी से कुछ नहीं कहा और मैं भी ऐसे ही अनजान बन गई जैसे मुझे साहब के बारे में कुछ भी पता नहीं। यह बात मैंने साहब को जाहिर नहीं होने दी। आखिर उन्हें पता चल जाता कि मैं उनके बारे में सब जान गई हूँ तो न जाने वह मेरे साथ क्या करते। इसलिए मैं खामोश हो गई। एक दिन मैंने साहब के टेबल पर एक फाइल रखी हुई देखी तो मैं उस फाइल को उठाकर अंदर कमरे में रखने जा रही थी। तभी अचानक वह फाइल मेरे हाथों से गिर गई और उसमें से बहुत सारे पेपर भी निकल गए। तो मैं उन पेपरों को इकट्ठा करने लगी। तभी मेरी नजर एक फोटो पर पड़ी और जब मैंने वह फोटो देखी तो फोटो देखते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वह फोटो किसी और का नहीं बल्कि मेरे पति का था। मैं यह देखकर हैरान थी, आखिर मेरे पति की फोटो यहाँ पर क्यों है। फिर मैंने सोचा कि साहब पुलिस में है, तो हो सकता है कि जिसमें मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ था इस समय वह फोटो उन्हें मिला हो। और फिर मेरे दिमाग में आया कि अगर साहब को पता चल गया कि मैंने यह फोटो देख लिया है तो फिर यह पता चल गया कि फोटो में जो आदमी है मैं उसकी पत्नी हूँ तो वह मुझे छोड़ेगा नहीं। उस टाइम डर की वजह से मैंने जल्दी जल्दी सारी चीज एक साथ इकट्ठी की और उस फाइल को तैयार करके साहब के कमरे में रखकर वापस आ गई। लेकिन अब मुझे डर लगने लगा था और सबसे बड़ी फिक्र की बात तो यह थी कि मुझे अपनी जान का खतरा हो गया था। उसके बावजूद भी यहाँ से नहीं जा सकती थी, क्योंकि इस घर के अलावा मेरे पास कोई और ठिकाना नहीं था और मुझे उस बच्चे से भी प्यार हो गया था। ऐसा लगता था यह मेरा ही बच्चा है। इस बच्चे से मुझे दिली लगाव हो गया था। इसके अलावा मुझे इस फोटो का भी राज जानना था। आखिर इस पुलिस वाले आदमी के पास मेरे पति का फोटो कैसे आया। मुझे डर लग रहा था कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे भैया ने रितेश को ढूंढने के लिए इस पुलिस वालों से संपर्क किया हो। लेकिन मेरे भाइयों ने तो रितेश को देखा भी नहीं था। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। न जाने मेरे दिमाग में क्या क्या ख्याल आ रहा था। मुझे यहाँ पर रहते हुए 4 महीने हो गए थे और अब उस बच्चे ने मुझे मम्मी कहना शुरू कर दिया था। मैंने उसे बहुत मना किया वह मुझे मम्मी ना कहे, लेकिन फिर भी वह मुझे मम्मी ही कहता था। तो इस बात से कोई ऐतराज नहीं था। मुझे भी बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार हो गया। तो उसके बाद 2-3 बार ऐसा हुआ कि रात को मेरी आंखें खुल जाती तो आंसू मेरे साथ ही सो रहा होता था। लेकिन जब सुबह मैं उठती तो बिस्तर से गायब होता था। और जो तस्वीर मैंने उस फाइल में देखी थी, क्या वह एक सपना था? लेकिन वह गलत भी नहीं था। मेरे पति की तस्वीर यहाँ पर होना वाकई हैरत की बात थी। मुझे साहब ने एक मोबाइल दिया और कहा, अगर तुम्हें किसी से बात करने की जरूरत पड़े तुम इस पर बात कर सकती हो। एक दिन मेरे मोबाइल पे किसी का फोन आया, परंतु मैं काम में बिजी थी, इसी वजह से कॉल नहीं उठा पाई, क्योंकि मेरा फोन कमरे में पड़ा हुआ था। जब मैं बाहर आई तो मैंने अपना मोबाइल देखा तो मोबाइल में किसी अननोन नंबर से कॉल आया हुआ था। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ देर बाद उस नंबर से मैसेज आया जिसने मेरा नाम लिखा हुआ था और लिखा हुआ था, खुशी तुम कैसी हो। मुझे बड़ी हैरत हुई कि मुझे कौन जानता है। मुझे लगा शायद यहाँ की नौकरानियां मेरे साथ मजाक कर रही है, लेकिन मैंने उस मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। उसके बाद कोई मैसेज नहीं आया तो मैं बेफिक्र हो गई थी। दूसरे दिन से हर रात को इस नंबर से मैसेज आने लगे।
मैसेज में तरह तरह की बातें होती थी। कभी मेरी पुरानी जिंदगी के बारे में कोई बात होती, कभी मेरे भाइयों के बारे में कोई बात होती, कभी मेरे पति के बारे में कोई कोई ऐसा इंसान था जिसे मेरे बारे में सब कुछ पता था। मुझे डर लगने लगा, ना जाने यह कौन है और मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। मैं यह बात किसी को बता भी नहीं सकती थी, परंतु वह मुझे यह कहता था कि तुम मुझे अपना दोस्त समझ सकती हो, अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तुम मुझे एक मैसेज कर सकती हो, मैं तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म कर दूंगा। लेकिन मैं डर चुकी थी, इसलिए मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। लेकिन फिर वह मुझे नए नए नंबर से मैसेज करने लगा। मैं जितना भी नंबर ब्लॉक करती, वह हर बार नए नंबर से मुझसे बातें करने की कोशिश किया करती और ऐसे ही ऐसी बातें करता। मैं परेशान हो जाती थी। एक बार मुझे शक भी हुआ कि कहीं ये सब साहब तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर मैं उसे अपना वहम समझकर भूल गई। लेकिन अब धीरे धीरे यह सब मुझे सच लगने लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि मेरी जान को बहुत खतरा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं इज्जत से रह रही थी। मुझे साहब पर शक हुआ तो मैंने साहब पर नजर रखना शुरू कर दिया। लगता था कि वही एक ऐसे इंसान है जो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। शायद वही है जो मुझे तंग कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब मेरे पास मैसेज आ रहे होते उसी टाइम साहब भी मोबाइल चला रहे होते थे। लेकिन उस मैसेज करने वाले शख्स की मुझसे कोई डिमांड नहीं थी। उसके सिर्फ एक ही मकसद था, मैं उससे बातें करती रहूं और उसको अपने दोस्त समझूं और उसके अपनी सारी परेशानियां बताऊं। और फिर इसी तरह जब बहुत दिन गुजर गया और उसने मेरे बारे में सब कुछ जानने के बावजूद भी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और ना ही मुझे किसी तरह से ब्लैकमेल किया, तो धीरे धीरे मुझे उस पर भरोसा होने लगा और मैं उससे बातें करने लगी। मैं अपनी कोई भी परेशानी को उससे शेयर नहीं करती थी, लेकिन उससे बात करती रहती थी। वह मुझे इधर उधर की हंसी मजाक भी करता था और जब मैं उससे पूछती कि तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है, तो वह मेरे इस सवाल पर कोई जवाब नहीं देता और अपने बारे में यह बताता कि वह जॉब करता था और अब अभी शादीशुदा भी नहीं है और उसका दुनिया में कोई नहीं है। इस दुनिया में मेरा भी तो कोई नहीं था, इसलिए मेरी उससे अच्छी दोस्ती हो गई थी। करती थी किसी के सामने उससे बातें ना किया करूं, इसलिए मैंने उसको यह भी बता दिया कि किसी के सामने वह उससे ज्यादा बात नहीं कर सकती। इस बात पर उसने मुझसे कहा था कोई बात नहीं, मैं इस बात का ख्याल रखूंगी और हम रात को ही बातें क्या करेंगे। जब सब सो जाते और रात को मैं देर तक उससे चैटिंग करती रहती थी। देर रात तक चैटिंग करने की वजह से सुबह मेरी आंखें नहीं खुलती थी और जब मैं उठती थी तो आंसू नहीं होता था। अब मुझे उससे बातें करने की आदत हो चुकी थी। आंसू के बारे में उसे कुछ भी डिस्कस, अब मुझसे उससे बात करने की आदत हो चुकी थी। आंसू के बारे में मैं उससे कुछ डिस्कस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि यह मेरा राज था और मैं इस घर का राज किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं इस घर पर नमक खा रही थी। और वैसे भी यह कौन था, मैं तो इसे ज्यादा जानती भी नहीं थी। पता नहीं जो कुछ भी उसने मुझे अपने बारे में बताया था क्या सच था या फिर नहीं, इस बारे में तो मैं नहीं जानती थी। वह मेरे लिए बस एक टाइम पास बन गया था। वैसे भी मैं सारा दिन अकेले बोर रहती थी। आंसू भी शाम को ही घर लौटता था और घर के काम भी नौकर क्या करते थे, इसलिए उससे बातें करके मेरा टाइम पास हो जाता था। वह मुझसे कह रहा था वह मुझसे मिलना चाहता है, लेकिन मैं उससे मिलने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी। उसका कहना था वह खुद मेरे घर मुझसे मिलने के लिए आएगा। मैंने उसकी बात को इग्नोर कर दिया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि मैं कहाँ पर रहती हूँ। एक दिन शाम को आंसू और साहब एक साथ घर में चलते हुए आए। साहब ने मुझसे कहा कि शाम को खाने का इंतजाम करो, क्योंकि मेरे बेस्ट फ्रेंड आ रहे हैं आज, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हाथों से उसके लिए टेस्टी खाना बनाकर तैयार करो। मैंने साहब को कहा ठीक है, मैं खाना बनाकर तैयार कर दूंगी। मैंने काफी सारी डिशेस तैयार की थी। 3 घंटे बाद ही बाहर से किसी के बोलने की आवाज आने लगी। मुझे लगा शायद मेहमान आ गए हैं। मैं अपने काम में इतनी बिजी हो गई थी कि फोन को चार्ज में लगाना ही भूल गई थी और आज मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था और मैं उस लड़के को मैसेज भी नहीं कर पाई थी, परंतु उसने कहा था वह मुझसे मिलने आएगा। खाना तैयार करने के बाद जब मैं किचन से बाहर निकली तो नीचे हॉल में बैठे हुए इंसान को देखकर मेरे पैरों के तले जमीन निकल गई और मैं देखती ही रह गई। आखिर मेरे सामने यह कौन है, मैं दंग रह गई थी। मैं खुद को होश में लाने की कोशिश कर रही थी, होश नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद मैं बेहोश हो गई और जब मुझे होश आया तो अपने कमरे के बिस्तर पर लेटी हुई थी। साहब और वह इंसान मेरे बिस्तर के पास खड़ा था। वह इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरा पति रितेश था।
जिसका क्रियाक्रम होते मैंने अपनी आंखों से देखा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वह जिंदा और सही सलामत है और मेरे सामने खड़ा है। रितेश भी मेरी तरफ गौर से देख रहे थे। उसकी आंखों में मुझे आंसू नजर आ रहे थे। रितेश ने मुझसे कहा, यकीन करो मैं ही हूँ, तुम्हारा रितेश, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, देखो मैं जिंदा हूँ। यह कहते हुए वह मेरे पास बैठ गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैं उनको छूकर देख रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वह सच में जिंदा है और मेरे सामने बैठा है। मैं उनके गले से लगाकर खूब रोने लगी। वो भी मुझसे लिपट कर खूब रो रहे थे। उसके जाने के बाद मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था वह सब याद करके मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था वह सब मुझे याद आने लगे। मैंने रितेश से पूछा, अगर आप जिंदा थे तो वो कौन था जिसका क्रियाक्रम मेरी आंखों के सामने हुआ, जिसकी लाश हॉस्पिटल में मैंने खुद देखी थी। और मैंने रितेश से कहा, अगर आपको मालूम था कि आपका मेरा सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है तो आप इतने महीनों तक मुझसे दूर क्यों रहे। मैं रोए जा रही थी, कहीं जा रही थी। रितेश ने मुझसे कहा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे राज है जिसको सुनकर तुम चौंक जाओगे। मैं एक एक करके सारी बात बताना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब भी दूंगा। सबसे पहले तो तुम जिस रॉन्ग नंबर वाले लड़के से बातें करती थी वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे घर आकर ही तुमसे मिलूंगा। देखो मैं यहाँ पर आ गया। मैंने तुम्हें कहीं बाहर तो नहीं बुलाया मिलने के लिए। फिर मैंने सोचा कि इस लड़के को जो कुछ भी मेरे बारे में पता है ये तो सिर्फ मेरे पति ही जानते थे। फिर मैं ही जानती थी। इस बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था क्योंकि रितेश जिंदा था। मैंने रितेश से कहा, अगर आप जिंदा थे तो आप इतने टाइम से कहाँ पर थे, मुझे आपके बारे में सब कुछ जानना है। फिर वो मुझसे कहने लगे, मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताता हूँ। जब तुम अपना घर छोड़कर यहाँ पर आ गई और हमने शादी कर ली थी तो कुछ दिनों बाद तुम्हारे भैया ने भी यहाँ आकर हमारे बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली और उन्होंने अपने गांव में ही सबको यह बता दिया था कि तुम मर चुकी हो और किसी एक्सीडेंट में तुम्हारी मौत हो गई है। यहाँ तक उन्होंने एक नकली लाश को भी लोगों के सामने साबित कर रख दिया। ये जाहिर था कि यह तुम्हारी लाश है, लेकिन अगर गांव वालों को यह पता चलता कि सरपंच की बहन घर से भाग गई है, तुम्हारे भैया की बहुत ज्यादा बदनामी होती। वजह से तुम्हारे भैया ने गांव में झूठ बोल दिया था और तुम्हें मरा हुआ साबित कर दिया था। लेकिन वह लोग मेरे दुश्मन हो गए थे जिसने उनकी बहन से शादी कर ली थी। उसी समय मुझे पता चला कि तुम माँ बनने वाली हो। मैं तुम्हें बहाने से डॉक्टर के पास ले गया और डॉक्टर से तुम्हें मिसकैरेज की दवा खिला दी क्योंकि मेरी जान मुसीबत में आ गई थी और मैं नहीं चाहता था कि तुम छोटे बच्चों के साथ दर दर की ठोकरें खाओ क्योंकि मैं तुम्हें छोड़कर जाने वाला था। मुझे पता चल गया था कि तुम्हारा भाई मुझे जगह जगह ढूंढ रहा है। तुम्हारे भैया ने मुझे बार बार नौकरियों से निकलवाना शुरू कर दिया था और जगह जगह तुम्हारे भैया की वजह से डर कर छुप रहा था। एक दिन तुम्हारे भैया को मेरे मोबाइल नंबर के बारे में पता चल गया। उन्होंने मुझे फोन किया और मुझे मारने की धमकी दी कि मेरे साथ साथ वो तुम्हारी भी जान ले लेगा। इसलिए मैं तुम्हें वहां से छोड़कर चला गया था क्योंकि वह लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे। मैं नहीं चाहता था कि मेरी जान के साथ साथ तुम्हारी जान को भी खतरा हो। अगर वह लोग मुझे ढूंढ लेते तो मुझे मार देते, लेकिन अगर मेरे साथ तुम्हें ढूंढते तो तुम्हें भी मार देते और मैं नहीं चाहता था कि वह लोग तुम्हें मारे। एक दिन मैं रास्ते से जा रहा था, तभी अचानक एक कार ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं उस एक्सीडेंट में बच गया। मेरी कार के सामने आने से पहले ही कोई दूसरा आदमी उस कार के सामने आ गया और तुम्हारे भाई को लगा उस कार से मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरी जान चली गई। तभी मौके पर से मैं वहां से भाग निकला। तुम्हारे भैया जानबूझकर मुझे मारना चाहते थे। उसके बाद भी तुम्हारे भैया को मेरे पास फोन आता और कहने लगे, अगर तुम बच गए हो तो यह मत सोचना कि तुम हर बार बच जाओगे। जब तक हम तुम्हें मार नहीं लेते हम सुकून से नहीं बैठेंगे। मेरी जान के दुश्मन बन गए थे। मेरे साथ पहले जो कुछ भी हुआ, मुझे नौकरी से निकलवाया गया और जो कुछ मेरे साथ हुआ था उस समय पता था, उस समय मुझे पता नहीं था कि यही तुम्हारे भाई है। लेकिन जब मेरे पास धमकी वाला फोन आया और कहा कि हम तुम्हारी जान लेना चाहते हैं, तब मैं समझ गया कि तुम्हारे भैया ही हैं जो मेरे साथ यह सब कुछ कर रहे हैं। जिसके घर में तुम रह रही हो वो मेरा बचपन का फ्रेंड है और पुलिस ऑफिसर है। मैंने इससे मदद मांगी और यह मेरी मदद के लिए तैयार हो गया।
1 महीने तक मैं अपने आप को बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागता रहा, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र लगी हुई थी। मुझे पता था कि मेरे दोस्त अपने घर में अकेला ही रहता है, इसलिए मैंने इससे कहा कि तुम किसी तरह मेरी पत्नी को अपने घर ले आओ, घर में जगह दे दो ताकि वो परेशान ना हो सके। मेरा यह दोस्त अगर तुमसे कहता तुम मेरे घर चलो तो तुम उसके घर जाने के लिए इतनी आसानी से नहीं मानती, इसलिए उसने बेटे आंसू का परवरिश करने के लिए तुमसे कहा और तुम मान गई। यहाँ पर तुम बिल्कुल सेफ से रह रही थी और अब मेरी परेशानी खत्म हो गई थी। मेरे दोस्त ने तुम्हारे भाई को गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। जब तक मैं तुम्हारे भैया को पुलिस के हवाले नहीं करवा देता तब तक मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता था। काफी दिनों तक मेरे दोस्त ने मुझे जेल के ही एक कमरे में बंद रख दिया था। तुम्हारे भाई किसी न किसी तरह से मेरा पता निकाल ही लेते और मुझे जान से मार देते। मेरे दोस्त ने जेल में मेरा बहुत ख्याल रखा और जब तक मेरे दोस्त ने तुम्हारे भाइयों को नहीं ढूंढा तब तक उसने मुझे भी जेल से बाहर नहीं किया, क्योंकि मेरे लिए जेल ही ऐसी जगह थी जहाँ पर मैं सुरक्षित था। अब तुम्हारे भाइयों को जेल हो गया है और मैं तुम्हारे सामने आ गया हूँ। यह सब कुछ तुम्हारे भाइयों ने इसलिए किया था ताकि तुमने जो कदम उठाया था वो गलत था, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी। मेरे दोस्त ने मुझे अपने ही पुलिस स्टेशन में जगह दे दी थी। एक बात मेरी और दिमाग में घूम रही थी, होते ही कहाँ चला जाता था। तभी साहब कहने लगे, मुझे माफ कर देना भाभी, वो मेरा बेटा है, मैं उसी की वजह से आपको यहाँ लेकर आया था। मेरी पत्नी नहीं है और मेरे बेटे को माँ की जरूरत थी। मेरी पत्नी आपके आने से 1 सप्ताह पहले ही मर गई थी। उसकी बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब थी और 1 हफ्ते से उसने रो रो कर बुरा हाल कर दिया था, क्योंकि वो अपनी माँ के साथ ही सोता था। मैं जब आपको यहाँ पर लेकर आया था तो मैंने सोचा कि पता नहीं मेरा बेटा आपको अपनी माँ समझेगा या नहीं, तो सोएगा भी या नहीं, लेकिन पहले ही दिन मेरा बेटा आपको अपनी माँ समझकर सो गया था। सुबह को मेरा बेटा बोर्डिंग स्कूल में चला जाता था और शाम को वापस लौटता था। मेरी पत्नी की तबीयत खराब रहती थी, इसी वजह से मैंने उसका ध्यान बटाने के लिए उसको बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था और मैं उसको रात को घर पर लेकर आ जाता था। सुबह होते ही मैं उसे स्कूल भेज दिया करता था, लेकिन आपने मेरे बेटे का बहुत ख्याल रखा। मैं आपका एहसानमंद हूँ। रितेश अपने दोस्त से कहने लगे, तुमने तो हमारा बहुत साथ दिया है, दूसरे को मिल पाए हैं। अब हम दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। मेरे पति की नौकरी लग गई थी और हम सब एक ही घर में रहते थे, क्योंकि साहब का कहना था कि मैं उनके बेटे की परवरिश ऐसे ही करूं जैसे पहले कर रही थी। मैंने हमेशा आंसू को माँ की तरह प्यार किया, इसलिए हम उन्हीं के घर में रहते थे। मैं रितेश के साथ दोबारा पाकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। परेशानियां खत्म हो गई थी, लेकिन मेरे भाइयों ने जो किया वो माफ करने लायक नहीं था। उसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी उठानी पड़ी थी। आज मेरे भाई जेल में हैं और अब उनकी सजा भी पूरी हो गई थी। एक दिन मैं उनसे जेल पे मिलने के लिए गई। भैया ने मुझसे माफी मांगकर रितेश को भी माफी मांगने लगे। हमने उन्हें माफ कर दिया, परंतु मैंने भैया से कहा, मैं आपको तभी माफ, हम अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं और कभी भी आप हमारी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करेंगे। भैया ने भी कहा कि बस मैं तो अपनी बहन को खुश देखना चाहता था। रितेश के साथ अगर तुम खुश हो तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। मेरी जिंदगी में अब सब कुछ ठीक हो गया और मैं फिर से रही हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। प्लीज कहानी पसंद आए तो कमेंट कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।